हेलो स्टूडेंट। तो आप लोगों का यहाँ डिमांड था कि पीडीएफ का लॉन्ग वीडियो अपलोड कीजिए, पूरा वीडियो बताइए। तो आज हम लोग चैप्टर 1 का फुल वीडियो लेके आए हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को चैनल शुरू करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित रूप का नाम क्या है। तो ये एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग क्या क्या ऑप्शन में है? आर्मेचर कोर, ब्रश, कम्यूटेटर राइजर, कम्यूटेटर सेगमेंट। ये आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर राइजर। ठीक है, इस कम्यूटेटर राइजर से डायरेक्ट संपर्क होता है तुम्हारा आर्मेचर कंडक्टर इस कम्यूटेटर राइजर में लगाया जाता है। ये भी ग्रुप में कटे रहते हैं, प्रत्येक भी ग्रुप में अलग अलग कंडक्टर लगाया जाता है। नंबर 2 बोलता है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये डीसी जनरेटर, ये देखिए ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, मतलब ये डिफरेंशियल हो गया। और शंट क्या है? लॉन्ग शंट है। लॉन्ग शंट डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का यूज़ किया जाता है। तो जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फ्लेमिंग की दाहिने हाथ का नियम। ईएमएफ की दिशा ज्ञात जब करेंगे तो फ्लेमिंग की दाहिने हाथ का नियम, और जब फोर्स की दिशा ज्ञात करेंगे तो बाएं हाथ का नियम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनरेटर में एक्चुअली अधिकतर दाहिने हाथ का नियम ही पूछा जाता है। जनरेटर देखिएगा दाहिने हाथ का नियम मार दीजिएगा, मोटर आएगा तो बाएं हाथ का नियम। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ईएमएफ का सूत्र क्या है? ईएमएफ निकालने का सूत्र, तो ईएमएफ निकालने का सूत्र है आपका Zn5/60 P/A। तो Zn5/60 P/A किस में है? ये बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, 5Zn/60 P/A। इसका आंसर दिया हुआ सी, तो इसका आंसर गलत है दोस्तों। इसका आंसर होगा बी नंबर, 5Zn/60 P/A। ये डी नंबर आंसर होगा, P/A। इसका आंसर गलत है, सी नंबर गलत दिया हुआ आंसर। तो इस आंसर के अकॉर्डिंग नहीं चलिएगा, डी नंबर आंसर सही होगा, 5Zn/60 P/A वोल्ट। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो ईएमएफ का गणना करने का सूत्र है EB इज इक्वल टू V माइनस IA/RA। ठीक है, EB हो गया आपका बैक ईएमएफ, V माइनस IA/RA हो गया आपका वोल्टेज ड्रॉप। कुल वोल्टेज से वोल्टेज ड्रॉप निकाल देंगे तो हम लोग का बैक ईएमएफ आ जाएगा, जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। अब डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग है हमारा क्या? पोल शू। ये पोल शू क्या कार्य करता है? पोल शू हमें हमारा जो फ्लक्स को फैलाता है, फ्लक्स को बर्बाद नहीं होने देता, ये पोल शू का यही काम है। ठीक है, और कंडक्टर को भी खसकने नहीं देता। पोल शू नीचे की तरफ से जैसे है ना, थोड़ा फैला हुआ है, तो ये फ्लक्स को फैलाता है और कंडक्टर को खिसकने नहीं देता पोल शू। ये आपका पोल में, फील्ड पोल में बने होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये डीसी जनरेटर कौन जनरेटर है? देखिए ये अलग से एक जनरेटर लगाया गया है, ये अलग से उत्तेजित जनरेटर है। देखिए अलग से इसमें क्या लगाया गया है? बैटरी लगाया गया है, ताकि ये इसका रेसिडुअल मैग्नेट खत्म हो गया है, इसीलिए इसको अलग से एनर्जी देते हैं, जो ये जिससे कारण ये क्या करता है? एनर्जी जनरेट करता है, इसीलिए इसे अलग से सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, और मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो इसका 8 नंबर का हो जाएगा डी नंबर आंसर। ठीक है दोस्तों, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या कहता है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ये डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? तो देखिए इसमें जो अंदर वाला है, अंदर में सभी एक डायरेक्शन में है, सभी एक डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा? एक डायरेक्शन में हो तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा।
जो बाहर में देख रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन, वो आपका हो गया सीरीज फील्ड और शंट फील्ड। अंदर में देखिए, अंदर में सभी एक डायरेक्शन में है, तो एक डायरेक्शन में, इसीलिए ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कहता है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो ये डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, ये किस नियम के अकॉर्डिंग, किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है डीसी जनरेटर। तो ये काम करता है फ्राडे का विद्युत चुंबक प्रेरण का नियम। फ्राडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पे ये कार्य करता है। ये नियम क्या है, तो फ्राडे का विद्युत चुंबकीय नियम यह है कि किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेट के समीप रखकर मैग्नेट को या कंडक्टर को हिलाया जाए या घुमाया जाए किसी एक को, तो कंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये किसका नियम है, फ्राडे का विद्युत चुंबक का नियम है। इसके अकॉर्डिंग कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11 नंबर कहता है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र है BLV sin थीटा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का यूज किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग कॉर्क स्क्रू नियम का भी यूज करते हैं, और दाहिने हाथ के हथेली का भी नियम का यूज करते हैं, और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का भी यूज करते हैं। ABC तीनों का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हम लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें आंसर नंबर डी, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। लेकिन हम लोग किसी चुंबक की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग कॉर्क स्क्रू नियम का भी यूज कर सकते हैं, राइट हैंड फ्लेम रूल का भी यूज कर सकते हैं, और फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ राइट आंसर नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है इसका नाम क्या है, इसमें इस जनरेटर का भाग का नाम क्या है। ये है योक फ्रेम, ये योक या फ्रेम या बॉडी। ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए कितने समांतर रास्ते हैं। लैप वाइंडिंग में क्या होता है दोस्तों, लैप वाइंडिंग में होता है आपका जितना पोल उतना समांतर पथ। ठीक है, तो क्या बोलता है, 4 पोल तो 4 समांतर पथ, और डुप्लेक्स है तो 2 से इंटू कर देंगे। 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 समांतर पथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में एक्स के डीसी जनरेटर का के भाग का नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो ये हो गया आपका क्या है, आर्मेचर कोर लैमिनेटेड। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल जो होते हैं वो जुड़े होते हैं आर्मेचर के साथ सीरीज में। इंटरपोल का काम क्या है, इंटरपोल का काम है जो फ्लक्स जो है बर्बाद हो रहा है, वो इंटरपोल क्या करता है, उस फ्लक्स को बनाए रखता है। ठीक है, तो ठीक है। 17 नंबर अब क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है। अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। अवशिष्ट चुंबक क्या करता है, वोल्टेज के निर्माण करने के लिए किसी भी जनरेटर को चलाने के लिए उसमें पहले से कुछ अवशिष्ट चुंबक का होना अनिवार्य है, नहीं तो वो वोल्टेज का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसीलिए जिसमें अवशिष्ट चुंबक नहीं होता है उसमें हम अलग से एक एनर्जी देते हैं, उसको हम कहते हैं सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। तो ये वोल्टेज का निर्माण करने के लिए अवशिष्ट चुंबक का जरूरत है। अब 18 नंबर पे आते हैं। ये कहता है कि डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं। तो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को कौन कौन मापते हैं, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब 19 नंबर क्या बोलता है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो एक्स के रूप में आपको किसको चिन्हित किया गया है, तो आपका हो जाएगा ये सी नंबर आंसर, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप।
ये आर्मेचर रिएक्शन कर जाता है, यहाँ से जितना तक आपका एक्स के रूप में चिन्हित किया गया वहाँ तक आपका ये आर्मेचर रिएक्शन कर जाता है। तो वही है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़ा जाता है तो यौगिक का नाम क्या है। शंट फील्ड जो है उसको समांतर में जोड़ा जाता है तो उसका यौगिक का नाम हो गया लघु शंट यौगिक। और जब सीरीज फील्ड से होते हुए जब जोड़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग शंट। ठीक है, शंट फील्ड को जब सीरीज फील्ड से होते हुए जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग लॉन्ग शंट। और शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ देते हैं तो हम लोग कहते हैं लघु शंट। अब 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पतलित होते हैं। तो पतलित हम लोग किस लिए करते हैं, ईडी करंट को कम करने, ये भंवर धारा को कम करने के लिए हम लोग किसी भी चीज़ को लेमिनेटेड या पतलित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। आर्मेचर प्रतिरोध कम क्यों होता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम होने के कारण, वोल्टेज ड्रॉप जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी कमेगा, और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। देखिए, घड़ी की दिशा में इसलिए चलाना चाहिए क्योंकि अवशिष्ट चुंबक की रक्षा कर सके। जब इसका डायरेक्शन को बदलेंगे, घड़ी का दिशा मतलब क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर क्लॉकवाइज करेंगे, तो रोटेशन चेंज करने से इसका क्या होता है, अवशिष्ट चुंबक खत्म हो जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब 24 नंबर देखते हैं, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति इसलिए प्रदान किया जाता है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रवाह को बेअसर करने के लिए, जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ना उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। घुमावदार क्षतिपूर्ति मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा हम डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। तो विफल होने का क्या कारण है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी, डीसी जनरेटर वोल्टेज का निर्माण करने में क्यों विफल होता है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाता है तब। अब 26 नंबर देखते हैं, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस जनरेटर का नाम क्या है, शंट जनरेटर। देखिए, इसका जो क्षेत्र क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ा होता है आर्मेचर के साथ, ये हो गया शंट जनरेटर। और इसका देखिए समांतर में जुड़ा है इसीलिए शंट हो गया, जब सीरीज में जुड़ा रहेगा तो सीरीज हो जाएगा। ठीक है, अब 27 नंबर है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो पोल शू का उद्देश्य क्या है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना। ये फ्लक्स को बोले ना, पोल शू जो है फ्लक्स को फैलाने का काम करता है, एयर गैप को दूर करता है पोल शू और फ्लक्स को फैलाता है। अब 28 नंबर क्या है, 28 नंबर है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो स्प्लिट रिंग क्या करता है कि धारा को एक ही दिशा में एकत्र करता है। स्प्लिट रिंग जो क्या करता है जानते हैं, हम लोग को एसी से डीसी बना के देता है। जो कम्यूटेटर है ना उसी को हम लोग स्प्लिट रिंग कहते हैं। वो धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, मतलब एसी से डीसी बना के देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब 29 नंबर मतलब 29 नंबर क्या कहता है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का यूज़ किया जाता है। ब्रश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट, सीधी से क्वेश्चन है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब 30 नंबर इसका क्या बोल रहा है कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक खो देते हैं और रेसिडुअल मैग्नेट क्यों खो देते हैं, ये डी नंबर हो जाएगा, रोटेशन की दिशा बदलने से। इसीलिए इसको क्लॉकवाइज चलाना चाहिए अवशिष्ट चुंबक की रक्षा करने के लिए, जो पहले क्वेश्चन आया था। तो रोटेशन की दिशा बदलने से इसका क्या होता है, रेसिडुअल मैग्नेट खो जाता है, खत्म हो जाता है। अब 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबक के सर्किट कैसे पूरा होता है। योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबक के सर्किट पूरा करने के लिए बीच में होता है आर्मेचर कोर।
तो आर्मेचर कोर के माध्यम से योग का ध्रुव के बीच चुंबकीय सर्किट पूरा होता है। उसके बाद डीसी शंट जनरेटर में लंबे लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाते हैं? बोलता है डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाएगा? तो लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम होगा? तो क्या क्या ऑप्शन दिया है? आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के कारण, हाँ यही होगा। देखो जब लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर रिएक्शन मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया भी बढ़ेगा, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ेगा तो क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगी। तो ज़्यादा आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग करेंगे, समझा? ये 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार की जनरेटर का यूज़ किया जाता है? ए नंबर में दिया है शंट जनरेटर, बी नंबर में सीरीज, 3 नंबर विभेदी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, 4 नंबर संचयी यौगिक जनरेटर। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा संचयी यौगिक जनरेटर। लंबी दूरी में ट्रांसमिशन के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसका यूज़ करते हैं? क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर का यूज़ करते हैं। अब 34 नंबर डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का यूज़ किया जाता है? देखो इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है ब्रश को बराबर बदलना, ब्रश को नहीं निबला नहीं होगा, समय समय पर मशीन को गर्म करना। मशीन को कैसे? वो तो अपने गर्म होगा जब ज़्यादा घूमेगा। तो नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई ना, रखरखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना। हाँ, रखरखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देने पर हम लोग इसका इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो अवशिष्ट चुंबक के अभाव में हम लोग अलग से उत्तेजित जनरेटर का यूज करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्क वाइंडिंग के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का यूज किया जाता है? आर्क वाइंडिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? तो तरंग वाइंडिंग का क्या विशेषता है? वेव वाइंडिंग का विशेषता यही है कि वेव वाइंडिंग क्या करता है? वोल्टेज हम लोग को ज़्यादा देता है और करंट कम देता है। और लैप वाइंडिंग करंट ज़्यादा देता है और वोल्टेज कम देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर, लो करंट मतलब कम धारा उच्च वोल्टेज। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का क्या उद्देश्य है? ये दिखाया गया चित्र, इसका उद्देश्य है नियत वोल्टेज को बनाए रखना। नियत वोल्टेज नहीं बनाए रखेगा, शून्य स्थिति में प्रेरित ईएमएफ नहीं, स्थितित रूप से प्रेरित ईएमएफ नहीं, धारा की दिशा को आसानी से, हाँ देखिए धारा को दिशा को आसानी से पलटना। कैसे पलटेगा? ये देखिए 2 नंबर 3 नंबर में जो है ये धारा जा रहा है, उस 2 नंबर से इसको हम 1 नंबर में लगा देंगे तो धारा की दिशा पलट जाएगी। फिर 1 नंबर से थोड़ा इसका हिला डुला के हम लोग धारा की दिशा को बदल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद 39 नंबर क्या कहता है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का क्या उद्देश्य है? तो ठोस पोल शू का क्या उद्देश्य है? ये ए नंबर, तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, अवशिष्ट चुंबक को बढ़ाने के लिए, अवशिष्ट चुंबक को कम करने के लिए, चुंबक पथ में रिलेक्टेंस, अवशिष्ट चुंबक क्या करता है? रिलेक्टेंस कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अवशिष्ट चुंबक का उद्देश्य यही है, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर के योग बनाने के लिए किस धातु का यूज किया जाता है? तो बड़ी क्षमता के ये योग बनाने के लिए लोग रोल्ड स्टील या कास्ट स्टील का यूज़ करते हैं, और छोटे मोटे के लिए कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो स्प्लिट रिंग का कार्य वही है, एक दिशा में आउटपुट को बनाना, एक ही दिशा में आउटपुट को बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो गतिशील रूप से प्रेरित कौन सा वोल्टेज होता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। देखिए डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो, वो इंड्यूस करेगा अल्टरनेटिंग करंट ही या अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही।
उसको हम लोग चेंज करते हैं डीसी में, एसी ही उत्पन्न करता है, वो डीसी में उसको बदलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अल्टरनेटिव मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब 43 नंबर क्या बोलता है, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर डीसी जनरेटर में फील्ड कॉयल का उद्देश्य क्या है। तो फील्ड कॉयल का क्या उद्देश्य है, फील्ड कॉयल क्या करता है कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुव को चुंबकित करता है। मतलब ये जो फील्ड कॉयल है ना, ये फील्ड कॉयल मैग्नेट, फील्ड कॉयल जब इसमें करंट देते हैं या इसको कोई एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, ये मैग्नेट बन जाता है। अब मैग्नेट बन जाता है तो क्या करता है, इसमें जो इसका बीच में आर्मेचर में जो क्या करता है, फ्लक्स को निर्माण करने के लिए ये कार्य करता है, मतलब ये ध्रुव का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अब 45 नंबर क्या कहता है, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का यूज़ किया जाता है। पोल कोर बनाने के लिए कास्ट आयरन, नहीं हाँ कास्ट ढलवा कास्ट स्टील का यूज़ किया जाता है। बड़े डीसी के पोल कोर बनाने के लिए कास्ट स्टील, और छोटे डीसी के पोल कोर बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कास्ट आयरन का, और बड़े के लिए कास्ट स्टील, ऑप्शन नंबर सी। क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पतली करते हैं। देखो पतली मतलब लेमिनेटेड क्यों करते हैं, तो लेमिनेटेड करने का एक ही कारण है, किसी भी चीज़ को लेमिनेटेड किया जाता है ईडी करंट मतलब भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अब 47 नंबर बोलता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का यूज़ किया जाता है। तो शंट जनरेटर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया में। और 48 नंबर डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या। बोले कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या क्यों किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है किसको, आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज किया जाता है। डायमैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ जाता है, डायमैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ने से कारण आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वोल्टेज का बिल्डअप कम होता है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, वोल्टेज का निर्माण कम होता है। तब हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर हम लोग इसको न्यूट्रलाइज बेअसर करते हैं किसको, विचुंबकीकरण प्रभाव को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक फील्ड प्रतिरोध से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में, ये वोल्टेज का निर्माण ही नहीं कर पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। क्या आउटपुट वोल्टेज जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल, वही वोल्टेज का निर्माण ही नहीं कर पाएगा, विफल रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है, आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या करता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया जितना ज़्यादा होगा उतना वोल्टेज का निर्माण कम होगा, इसीलिए आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए वो कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें कैलकुलेट करने बोला क्या, सिंप्लेक्स वेव वाउंड जनरेटर आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो ईएमएफ निकालने बोला है, तो ईएमएफ का सूत्र क्या है, E = Zn5/60 × P/A। तो जहाँ पे क्या कंडक्टर की संख्या Z क्या है, 1020 Z हो गया है, दिया हुआ है, पोल P भी दिया हुआ है, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, तो इसलिए क्या होगा, पैरेलल पाथ A बराबर हो जाएगा 2, RPM 1500 दिया हुआ है, ठीक है, और आपका फ्लक्स की संख्या 5 भी दिया हुआ है 0.007, तो EMF आराम से निकल जाएगा। E = Zn5/60 फार्मूला बैठा के P/A फार्मूला बैठा के अब निकाल देंगे, इसका EMF निकलेगा 357 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर का आप लोग को PDF प्रोवाइड इस वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है, और बाकी चैप्टर भी जल्द दे दिया जाएगा। चैनल पर बने रहिएगा, सभी नए नए डिटेल्स, नए नए परीक्षा की जानकारियों के लिए तथा
और फर्स्ट ईयर का भी वीडियो भी अपलोड करेंगे। फर्स्ट ईयर का भी स्टूडेंट लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।